नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और महाराष्ट्र की सियासत में आज अहम दिन, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का यह मामला है। और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन अहम, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला। थोड़ी देर में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान भी सामने आया। आज का फैसला ऐतिहासिक होगा, ये उन्होंने कहा था। स्पीकर के फैसले से पहले सीएम शिंदे का भी बयान आया। फैसला पक्ष में आने की उम्मीद ये एकनाथ शिंदे ने कही। और महाराष्ट्र की सियासत से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। संजय राउत ने यह कहा था कि मैच फिक्सिंग है और ऐसे में फैसला शिंदे के ही पक्ष में आएगा, जो कि गलत है। और इसी के साथ फिर आदित्य ठाकरे का भी बयान आया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आज का फैसला सिर्फ शिवसेना हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए अहम फैसला है, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने पर यह फैसला होगा। और इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी। नगेंद्र, आज का फैसला अहम तो होने ही वाला है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में क्या आज के फैसले से भूचाल आ सकता है? ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं क्या? बिल्कुल के देखिए, जो आज का फैसला आएगा इसमें एक की कमजोरी दूसरे की ताकत है। आप इसको इस तरह से समझिए, यदि शिवसेना की बात करें, क्योंकि अब शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है। एक शिवसेना वो है जो कि शिंदे समर्थित है और दूसरी है उद्धव ठाकरे के समर्थित जो है। इसमें आप देखिए, यदि आज का फैसला शिंदे के समर्थन में आता है तो जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि फिर असली शिवसेना जो है वो शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है वो होगी। तो अगर इधर उसी तरह से यदि उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो जो शिंदे गुट के एमएलए हैं या जो शिवसेना है, आप देखिए कि वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। तो जो आज किसी के भी पक्ष में आए, दूसरी पार्टी के पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और इस सबके बीच में जो सबसे ज्यादा पावर गेम में आ जाएंगे वो है एनसीपी अजीत पवार गुट। आप देखिए कि यदि शिंदे गुट के जो एमएलए हैं, यदि वो अमान्य हो जाते हैं, यदि वो मान्य नहीं रहते हैं, तो उसके बाद जो स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में, आप देखिए कि 288 सीट हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिनमें कि 287 एमएलए अभी हैं, एक सीट खाली है। इसमें जो शिंदे गुट है उनकी यदि बात करें तो उनके पास 40 एमएलए हैं और अभी सरकार जो है मौजूदा उसमें 201 एमएलए हैं जिनका समर्थन है। इसमें अजीत पवार गुट के भी हैं और इसमें शिंदे गुट के जो एमएलए हैं वो भी हैं, बीजेपी भी हैं और 20 अन्य हैं। तो इस तरह से लगभग 201 जो एमएलए हैं वो इसके साथ हैं। लेकिन अगर शिंदे गुट के जो एमएलए हैं वो अमान्य हो जाते हैं तो सरकार तो तब भी अल्पमत में नहीं रहेगी। लेकिन हां, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। उसके बाद फिर से सरकार का पूर्ण गठन होगा और उस वक्त अजीत पवार गुट जो है वो पावर में होगा, मजबूती में होगा, क्योंकि बिना लेकिन नगेंद्र, ऐसे में जो बयान राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र से, संजय राउत ने कहा कि ये तो मैच फिक्सिंग लग रही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर जाकर लगातार मुलाकात कर चुके हैं एकनाथ शिंदे से। बिल्कुल, देखिए एक तो 3 जनवरी को मुलाकात हुई थी और एक 8 जनवरी को मुलाकात हुई थी। अब लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी सफाई दी जा रही है कि वो
उनका पहले से ही तय वक्त था, उन्होंने टाइम ले रखा था स्पीकर से, और ये सुनवाई की बातें बाद में हुई हैं। तो उनकी तरफ से सफाई दी जाए। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि जो स्पीकर हैं वो भी एमएलए हैं और आपस में सभी मिल सकते हैं। अभी जो उद्धव ठाकरे के गुट के लोग हैं वो भी जाकर उनसे मिले हैं। तो अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो तो इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मन में जो चोर है वो उद्धव ठाकरे गुट के है और वो लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस पर विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी कहा गया है कि वो इन सब चीजों से परे फैसला देंगे, यानी जो कानून और संविधान के मुताबिक होगा उसी के आधार पर वो फैसला देंगे। और इसके लिए उन्होंने जो कानून के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, लगातार उनसे इस सारे मामले में वो लोगों की राय ले रहे हैं और उसके बाद ही आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा है, स्पीकर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आज का फैसला होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, ना सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लिए बल्कि देश की सियासत के लिए भी। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है महाराष्ट्र का 1-2 दिन बाद, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, तो ऐसे में संजय राउत का यह भी कहना था कि जिस तरह के कार्यक्रम पहले से ये प्लान किए गए हैं, इनसे बात तो समझ में आती है कि सरकार स्थिर बनी रहेगी। देखिए, अब ये तो आज का जो फैसला आता है, राहुल नार्वेकर क्या इसमें फैसला देते हैं, ये तो उसके बाद पता चलेगा कि वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि वो और उनके समर्थक जो एमएलए हैं यदि वो अमान्य हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन ये पूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है, किस तरह से कब इस्तीफा दिया जाएगा, कब उनकी जो सरकार है वो गिरती है, यदि इस तरह के फैसला आता है तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं। सवाल यहां पर विश्वसनीयता के भी हैं। खुद शरद पवार की तरफ से भी यह कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष रूप से कोई फैसला लेना चाहिए। और विधानसभा स्पीकर की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि इन सब बातों का फर्क उन पर नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी दबाव बनाने की कोशिश उन पर की जाए, लेकिन वो कानून और संविधान के आधार पर ही फैसला सुनाएंगे। तो नागेंद्र, क्या लगता है कि अगर जिस तरह से हम पूरे समीकरण को बनते हुए देख रहे हैं और अगर अयोग्यता को लेकर यह फैसला शिंदे के खिलाफ चला जाता है तो अजित पवार को फायदा हो सकता है, उनके गुट को फायदा हो सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजित पवार कोई नई राजनीति चल दें? देखिए, राजनीति है, यहां पर कुछ निश्चित नहीं होता और कुछ असंभव नहीं होता है, यहां कुछ भी हो सकता है। और जहां तक अजीत पवार की बात है, आप 2019 से जब की सरकार बनी थी उससे अब तक देखिए, पहले भी वो शरद पवार के साथ से अलग होकर देवेंद्र फडणवीस को समर्थन नागेंद्र, आपके पास हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए। जितेंद्र जी, अभी तक जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ऐसे में शिंदे के खिलाफ ये पूरा मामला चला जाता है या फैसला चला जाता है तो क्या इसके पीछे अजित पवार की भी कोई राजनीतिक चाल हो सकती है, क्योंकि उसके बाद पावर में तो वही आएंगे? निखरान जी, इसमें शरद पवार अजीत पवार की भूमिका जो है वो ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि एक तरफ शरद पवार भी चाहेंगे कि कम से कम जो उनके जो खासकर विधायक हैं उनको मनाने की कोशिश करें और ये कहें कि हम शिवसेना के साथ मिल करके और कांग्रेस से कुछ विधायकों को मिला करके एक बार फिर से सरकार का पुनर्गठन करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो शरद पवार के जो एनसीपी से टूटे हुए जो विधायक हैं वो चाहेंगे कि अजीत पवार ही उनके लीडर बने और उनके जो है नेतृत्व में कोई सरकार का गठन जो है हो सके। लेकिन इसमें एक और जो तीसरा पक्ष है वो शिंदे गुट का भी है, क्योंकि कुछ विधायक जो है वो
उनके भी साथ है जो कि शिवसेना से टूटे हुए हैं और कुछ जो है एनसीपी से टूटे हुए हैं। मगर इसमें महत्वपूर्ण जो है वो सबसे बात जो है वो ये है कि स्पीकर क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है स्पीकर के फैसला और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट जो टेस्ट करेगा स्पीकर के फैसले के उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिलहाल अब स्पीकर को बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अरुण सावंत। अरुण जी, लगातार आरोप ये लगाया जा रहा है कि मैच तो फिक्स है। देखिए, कोई मैच नहीं है और कोई फिक्सिंग नहीं है। ये तो सिर्फ आरोपबाजी इसलिए हो रही है क्योंकि सामने वाले गुट को यानी उबाटा शिवसेना को कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ा है कि आज तक जो उन्होंने यहाँ पर कागज वगैरह जो सबमिट किए या जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया अध्यक्ष के पास, वो सारे झूठ निकले। कई जगह पे उन्होंने जो सिग्नेचर किए थे वो बोगस निकले। इसलिए जनता को एक भ्रमित करने का ये प्रयास चल रहा है। आपको मालूम होगा ये जो सब कुछ चल रहा है वो किसके ऊपर आधारित है, तो शेड्यूल 10 के ऊपर। और शेड्यूल 10 क्या कहता है इसका अभ्यास इन्होंने अभी तक नहीं किया है, इसीलिए ये सब चल रहा है। जब भी किसी को ये मालूम पड़ता है कि हमारी अब हार होने वाली, तो उसके पहले एक वातावरण निर्मित करनी ताकि जो बची कुछ इज्जत है वो भी चली ना जाए। इसलिए शिवसेना उबाटा का ये प्रयास चल रहा है। मेरा आपको कहना है। उन्होंने आपके कॉल को जी बोलिए अरुण जी। हाँ जितेंद्र जी, उनका ये कहना है कि शिवसेना के नेताओं को, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को या फिर संजय राउत को शेड्यूल 10 का अगर अभ्यास उन्होंने किया होता तो आज उनके ऊपर ये नौबत नहीं आती। हमारी जो शिवसेना है वो पूरी की पूरी अखंड शिवसेना है, वो ना तो टूटी है और ना ही वो किसी और पार्टी में जाके विलीन हुई है। तो मेरा साफ साफ आपको ये कहना है और इस देश की और इस राज्य की जनता से मेरा ये कहना है कि ये जो सब कुछ नाटक चल रहा है वो जनता को भ्रमित करने के लिए चल रहा है और अपनी बची खुची इज्जत जो है वो बचाने के लिए ये सब उबाटा शिवसेना की ओर से ये प्रयास चल रहा है, ऐसा मेरा साफ साफ कहना है। अरुण जी, फैसले को लेकर क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, फैसला जो भी होगा, आदरणीय जज यानी न्यायमूर्ति जो भी फैसला देंगे हमारी शिवसेना को, हमारी पार्टी को वो मंजूर रहेगा। ना हम अभी कुछ आरोप कर रहे हैं और ना ही अभी हम खुश हैं। जो भी निर्णय आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, यही मैं आपको इस वक्त कह सकता हूं। नहीं, क्योंकि शिंदे साहब ने भी ये बात कह दी कि उम्मीद उन्हें ये है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, तो कुछ ऐसी उम्मीद तो आप भी जता सकते हैं। देखिए, जो भी जिस किसी को आप सवाल करेंगे, हम क्या ये तो नहीं कह सकते ना कि हम हार जाएंगे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जीत जाएंगे। क्यों? तो निर्णय जो भी देना है वो आदरणीय न्यायमूर्ति देंगे ना। हम पहले ही अगर ये बोलेंगे कि हम हारे, हम जीत रहे, तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन साफ साफ ये मैं कहूंगा कि न्यायालय जो निर्णय देगा वो हमारे पार्टी को, हम सभी को मान्य होगा। हम उसके ऊपर कुछ भी अभी टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर खिलाफ में ये फैसला आता है अरुण जी, तो उसके बाद फिर क्या समीकरण बनेगा? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में ना जी। अगर हमारे विरोध में अगर आता है और हम अगर सच्चे हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा हमें। क्योंकि अब ऐसे में आदित्य ठाकरे का भी ये कहना है कि ये जो फैसला आएगा वो सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं है, ये पूरे देश की जनता के लिए बड़ा अहम है। देखिए, आदित्य ठाकरे अभी बच्चे हैं। आदित्य ठाकरे को बोलो कि जरा आप स्टडी करो कायदा कानून का। अभी तक संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, वो सिर्फ बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कानून का ठीक से अभ्यास नहीं किया है। आप उनको शेड्यूल 10 क्या है वो सबसे पहले पढ़ने बोलिए और शेड्यूल 10 के अनुसार जो भी निर्णय होगा हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष वो निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन ये जो लगातार जो फिक्सिंग का आरोप आप पर लगाया, मुलाकात को लेकर जो बातें चली कि ये जो आप लोग मुलाकात आपस में कर रहे हैं ये एक संदेह पैदा करती हैं। नहीं, देखिए, हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें, हर बार यहाँ की जो महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस हो, बची कुची राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या बची कुची शिवसेना उबाटा हो, उन्होंने हमारे हर कार्य के ऊपर हमेशा संदेह किया है।
लेकिन महाराष्ट्र की जनता सब कुछ जानती है। जो विकास के कार्य पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने और हमारी महायुति ने किए, उसके ऊपर जनता का विश्वास है। फिर ये 2-4 लोगों के अविश्वास को कौन पहचानता है या कौन उनको महत्व देते हैं? बिल्कुल ठीक है अरुण जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, जिस आत्मविश्वास को ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल में जो काम किया है वो जनता तक पहुंचा है और उसी के आधार पर जो फैसला होगा वो हमें मानना होगा। आपको राणा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस देश की जनता केंद्र सरकार पर यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान के ऊपर और इस महाराष्ट्र की जनता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के ऊपर विश्वास क्यों करती है? तो जो काम पिछले 2.5 साल में इन्होंने नहीं किया था, सारे प्रोजेक्ट बंद थे, वो सारे प्रोजेक्ट आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने पूर्णत्व पूरे किए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो मुंबई मेट्रो ले लो, DFCS का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का भी अभी 100% जमीन का जो अधिग्रहण था वो हमने कर दिया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा हो रहा है, बेंगलुरु मेट्रो का काम पूरा हो गया, MTHL जो हमारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हुए हैं वो पूरा हो गए। ये सारी बातें क्या बताती है? इन सारे विकास कामों से भारत की जनता और इस राज्य की जनता काफी खुश है और इसीलिए ये जो विरोधक है केंद्र के और इस राज्य के, उनके पैरों तली जमीन खिसक गई है। उसी का एक परिणाम है कि वो आरोप करे। आदित्य ठाकरे क्या जानते हैं? आदित्य ठाकरे को सिर्फ वसीले के ऊपर उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे इसलिए उनको मंत्री पद मिला। कभी वो जाके अपने केबिन में बैठे नहीं या कभी वो मिनिस्ट्री में जाके बैठे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पोस्ट का उपयोग करके कुछ गलत काम किए, यही उनका श्रेय है क्या? ठीक है अरुण जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। नगेंद्र, जिस बात को अभी अरुण सावंत ने कहा और उन्होंने कहा कि फैसला जो भी आएगा वो मान्य होगा, लेकिन 1.5 साल के अगर काम को देखा जाए सरकार के तो वो जनता तक पहुंचे हैं। हेलो, हाँ जी नागेंद्र। सरकार है या जो पहले सरकार में रहे हैं, दोनों की तरफ से ही अपने अपने कार्यकाल में काम गिनाए जाते हैं कि ये काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। लेकिन सवाल यहां ये भी उठता है क्योंकि एक कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि जो आज विधानसभा स्पीकर फैसला सुनाएंगे वो जो पहले जो एप्लीकेशन डाली गई थी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 16 जो MLA थे उन पर सुनवाई होनी है या फिर जो और बाकी 24 बाद में जाके मिले थे फिर उनके लिए भी डाली थी। ये 40 विधायकों पर आएगा फैसला या फिर 16 विधायकों पर आना है? ये एक बार आप पूछिए जरा। बिल्कुल अरुण जी, ये सवाल नागेंद्र भाटी का भी है कि ये जो फैसला आज आएगा क्या ये सभी 40 विधायकों पर आएगा या सिर्फ 16 विधायकों पर आएगा? राणा जी, हाँ। ये जो केस है, ये जो सुनवाई चल रही, वो सबसे पहले 16 आमदार जो सबसे पहले 16 आमदार छोड़कर चले गए थे जी, उन्हीं के ऊपर ये केस है। उन्हीं का पहले निर्णय होगा। उस निर्णय के बाद फिर बाकी आगे की जो प्रोसीजर है वो शुरू होगी। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 16 आमदारों का निलंबन का काम का रिपोर्ट आज आपको मिल जाएगा जी। और अगर ये आज 16 पर जो भी फैसला आता है तो उसके बाद आगे के जो बाकी बचे हुए विधायक होंगे क्या उनका फैसला इसी के आधार पर समझा जाएगा? जरूर उसी के आधार पर होगा ना। अगर ये 16 आमदारों के खिलाफ में अगर ये निर्णय देते हैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष यानी जज साहब आदरणीय नार्वेकर जी, तो उसी के आधार पर बाकी के जो बचे हुए आमदार है उनका वो नियम लागू हो सकता है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 75% बहुमत तो हमारे पास है। बिल्कुल सही है, ये हमारे पास ना। देखिए मोर देन 40 से ज्यादा आमदार हमारे साथ है, 13 खासदार हमारे साथ है, सारे जिला अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता, सब कुछ, सारे नगर सेवक हमारे साथ है। तो फिर बचे कितने? फिर सिर्फ 10-15% जो बचे वो बची हुई जो उबाटा शिवसेना है उनके साथ है। और कोर्ट ने कहा है कि जिनके साथ इतनी सारी मेजोरिटी है और हमारी जो केंद्रीय निवडणूक आयोग जो है उन्होंने भी फैसला दिया ना, पार्टी का नाम शिवसेना, पार्टी का चिन्ह धनुष्य बाण, ये उन्होंने हमें दिया है। इससे ये सारी बातें साबित होती हैं। आर्टिकल शेड्यूल 10 जो है
वो 10 का अगर अभ्यास करते तो शेड्यूल 10 में जो कहा है वो सारी बातें हमारे फेवर में है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से अभी ये बताया गया कि अभी 16 पर सिर्फ फैसला आएगा, बाकी के जो बचे हुए हैं उन पर इसी के आधार पर फैसला आ जाएगा, तो अगर आज फैसला अगर खिलाफ आता है तो क्या बाकियों के भी उसी के आधार पर समझ लिया जाएगा? देखिए, इसमें दो तरह के जो है विधायक शामिल हैं। एक विधायक वो जिनका दावा है कि वो दल बदल अधिनियम के तहत वो पार्टी का जो विलय हुआ था उसके साथ ही उन्होंने जो है सरकार में शामिल हो गए और इसलिए उनके ऊपर जो है दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमने पार्टी के साथ तो विलय नहीं किया, लेकिन चूंकि हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है और हमने किसी के साथ ना तो विलय किया है, ना हमने सरकार के किसी जो है जो पूर्व में जो सरकार थी जो शिवसेना का, उसके साथ हमने किसी प्रकार के जो है वो मैंने धोखा किया, इसलिए हमारा जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं बनता है। और महत्वपूर्ण इसमें ये है कि स्पीकर को क्या तय करना है। क्या स्पीकर ये तय करेंगे कि जो 2/3 जो टूट करके विधायक आए हुए हैं उन्हें योग्य या अयोग्य घोषित करना है, या कुछ विधायक जो सरकार को समर्थन देना है उनको योग्य करना है? क्योंकि दोनों मामले एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब स्पीकर को तय करना है कि उसी फैसले के आधार पर वो तय करते हैं जो 16 विधायकों के जो फैसले लिए जाएंगे, या फिर जो है उनके लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड जो है वो अपनाया जाएगा। इसमें एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट का भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये टेस्ट करेगा कि स्पीकर जो फैसले लिए हैं अयोग्यता को लेकर के वो सही है या गलत है, क्योंकि स्पीकर को भी यही देखना होता है कि जिस विधायक को वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं वो दल बदल अधिनियम के तहत जो है डिस्क्वालीफाई के लिए योग्य है या अयोग्य है। यही सबसे जो है महत्वपूर्ण इसमें पेच है, जिसके लिए अभी स्पीकर को जो है भूमिका अपनी तय करनी है कि उन्हें क्या कुछ फैसले फिलहाल लेना है। बिल्कुल नागेंद्र, अगर इस पूरी स्थिति को समझा जाए और आज जब फैसला सुनाएंगे राहुल नार्वेकर, तो इसकी उम्मीदें बड़ी कम लगती हैं कि सरकार के विपक्ष में या उसके खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ फैसला देंगे। देखिए, विधानसभा स्पीकर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी वो फैसला देंगे वो संविधान और कानून के आधार पर देंगे, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने कानून और संविधान के जानकारों से इस सारे मैटर में चर्चा की है। उसके बाद ही उन्होंने कोई फैसला लिया है जिसको कि आज वो सुनाएंगे कि किसके पक्ष में है, शिंदे गुट के पक्ष में है या फिर उद्धव ठाकरे पक्ष के गुट में है। लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी ये बना हुआ है कि जो संविधान की अनुसूची 10 के आधार पर दल बदल कानून जो है उसमें 2/3 जो लोग हैं विधायक हैं वो जब दूसरी तरफ जाएंगे, दल बदलेंगे, तब कानून के हिसाब से वो अयोग्य नहीं होंगे। लेकिन यदि सिर्फ 16 विधायकों की सुनवाई है तो वो 2/3 नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि उनको अयोग्य इस आधार पर घोषित किया जाए, जिसके लिए लगातार अरुण जी भी कह रहे हैं। लेकिन अब टेक्निकल और भी क्या क्या इसके अंदर है वो तो विधानसभा स्पीकर जब अपना फैसला सुनाएंगे और किस आधार पर वो फैसला ले रहे हैं वो भी साथ साथ में बताएंगे, तब ये सारी चीजें जो हैं साफ होंगी। लेकिन फिलहाल इंतजार हमें करना होगा कि विधानसभा स्पीकर क्या फैसला इस पर सुनाते हैं। बिल्कुल अरुण जी, पृथ्वीराज चव्हाण का भी एक बयान सामने आया और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला खिलाफ में आता है सरकार के तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल होगा। तो क्या समझा जाए कि ये विधानसभा स्पीकर को भी एक संकेत के तौर पर या मैसेज के तौर पर कहा गया? सुनिए, कांग्रेस वालों के पास अभी उठाए जाए ऐसे कोई मुद्दे बचे नहीं है, और पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे हैं तो उनको भी अभी इस सत्ता संघर्ष में टीवी के ऊपर छाना है तो कुछ ना कुछ बातें तो होंगी ही। मैं उन बातों को महत्व नहीं देता हूँ। ठीक, जितेंद्र जी, चौहान ने कुछ कहा, अशोक राज चौहान ने कुछ कहा, नाना पटोले जी ने कुछ कहा, लेकिन उनकी बातों में सत्य कहां पर है ना। बिल्कुल। जितेंद्र जी, पृथ्वीराज चव्हाण के का जो बयान है किस तरह से देखें उसे?
देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो अपनी बयान दे रहे हैं उसमें तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मतलब जो है गवर्नमेंट को जो है वो फिर से दोबारा से जो है वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे या वापसी कर पाएंगे या बना पाएंगे, जो भी है। लेकिन उसके साथ साथ जो है देवेंद्र फडणवीस का भी बयान उसमें जो है वो अहम हो जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार का जो है कोई खतरा नहीं है, और अगर स्पीकर के फैसले से अगर किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उनके पास प्लान बी भी तैयार है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का या देवेंद्र फडणवीस का प्लान बी क्या कुछ है होता है स्पीकर के फैसले के बाद से, क्योंकि जो है शिवसेना गुट के या एनसीपी के या कांग्रेस के लोगों का तो साफ तौर पे कहना ये है कि स्पीकर फैसला ले, कानून के तहत ले, संविधान के तहत लें, उनके ऊपर दल बदल कानून जो है वो लागू नहीं होता है, उन्हें आयोग घोषित करना चाहिए, उनकी सत्ता चली जाएगी, अगर चली जाएगी तो फिर से हम इनकी वापसी कर लेंगे, वापसी करेंगे तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ भूसा रह जाएगा। ये सब कुछ तब आता है जब जो विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं या जो 2/3 विधायक जो टूट करके आए हैं अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, अयोग्य घोषित होते हैं स्पीकर के द्वारा तब, और इसके साथ ही जब अगर स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई अगर घोषित कर भी देते हैं तब भी जो है अभी सरकार सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी टेस्ट करना है कि वो डिस्क्वालीफाई हैं या नहीं है, और अगर स्पीकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर भी देते हैं तभी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रोसीडिंग में है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला नहीं लेगा कि ये विधायक योग्य हैं या अयोग्य हैं, तब तक सरकार नहीं गिरेगी, सरकार स्थिर रहेगी। शायद यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस जो है पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई खतरा जो है वो नहीं है। अब रही बात जो है इन 16 विधायकों की जो है योग्य या अयोग्य होने के, लेकिन जो बाकी जो बचे हुए विधायक हैं उनका भी टेस्ट जो है वो फ्लोर पे होना है, और समय थोड़ा सा कम है जितेंद्र जी। अरुण जी लास्ट सवाल आपसे कि अगर कानून और संविधान के तहत फैसले की बात राहुल नार्वेकर कर रहे हैं और सरकार के पक्ष में अगर वो फैसला देते हैं तो विपक्ष को संतुष्ट कैसे करेंगे? विपक्ष को संतुष्ट करना हमारा काम है नहीं, और विपक्ष हम जब भी अच्छा काम करते हैं तब भी असंतुष्ट होती है और बुरा काम करते हैं तब भी करती है, असंतुष्ट ही रहती है। लेकिन अभी तक तो हमारी सरकार ने ऐसा कुछ गलत काम किया नहीं है, तो विपक्ष उनका जो कुछ है वो देखेंगे ना, उनका हम क्यों सोचेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर फैसला पक्ष में आता है तो आरोप तो विपक्ष की तरफ से यही लगेगा जो अभी तक संजय राउत कह रहे हैं कि मैच फिक्स है। देखिए अभी निकाल लगा भी नहीं है, निर्णय हुआ भी नहीं, फिर भी उन्होंने जो जज है, जो न्यायमूर्ति है, उसके ऊपर अभी से आरोप शुरू किए। आपका प्लान बी क्या है, जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं कि प्लान बी भी तैयार है अगर सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो? प्लान बी तो हमारा तैयार है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन प्लान बी क्या है वो ओपन करना उचित नहीं होगा। जब अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम प्लान बी रेडी करेंगे, मतलब आगे करेंगे। क्या लगता है जितेंद्र जी, प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान बी इसमें यही हो सकता है कि बिल्कुल अरुण जी लौटूंगा मैं आपके पास। जितेंद्र, प्लान बी उसमें यही हो सकता है कि जो विधायक डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे 16, लेकिन फिर भी जो है सरकार के पास इतना बहुमत है कि सरकार गिरेगी नहीं। और उसके बाद से क्या होगा कि जब फ्लोर में पर जो वोटिंग होगी तो सदन में मौजूद कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर डिवीजन होता है। तो वैसे स्थिति में चूंकि अगर वो अयोग्य हो भी जाते हैं तभी जो सदन में संख्या कम हो जाएगी। अब उस सदन में मौजूद संख्या के आधार पे 2/3 को जो है वो काउंट किया जाएगा, और वैसे स्थिति में जो है वो जो वहाँ पर सरकार चल रही है वो बहुमत आसानी से हासिल कर लेगी। ये प्लान भी हो सकता है। इसीलिए 16 विधायकों के ऊपर फैसला फिलहाल लिया जाता है कि अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर भी दिया जाता है या स्पीकर नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अगर कर देता है तभी कम से कम जो सरकार सुरक्षित रहेगी और फिर से फ्लोर पे वोटिंग होगी तो जो सदन में मौजूद जो सदस्य हैं उनके 2/3 के आधार पर जो है डिवीजन होगा। लेकिन ऐसे में सवाल अहम यह है कि सरकार तो स्थिर रहेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए जाहिर सी बात, जो लोग जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, जो एकनाथ शिंदे जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, वही लोग बने रहेंगे, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की रहेगी। सत्ता में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, सरकार तो गिर नहीं रही है, मंत्रिमंडल का कोई विस्तार या सरकार का कोई जो है लेकिन इस अयोग्यता की लिस्ट में एकनाथ शिंदे भी हैं।
तो वहां पर जो है विधान परिषद है, सरकार उनको फिर से दोबारा से चुन लेगी, या कोई विधायक जो है अपना सीट खाली करेगा, वहां से जो है चुनाव करके अपना जीत करके आ सकते हैं। 6 महीने का वक्त होता है, 6 महीने के दौरान जो है सरकार अपना कोई ना कोई जो है वहां पर व्यवस्था करेगी। नगेंद्र भाटी, क्या लगता है प्लान भी यही है? देखिए, प्लान बी के बारे में जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि यदि उनके खिलाफ आता है फैसला तो वो एकनाथ शिंदे को विधान परिषद से भेजकर सदस्य बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन समस्या इसमें यह है कि क्या जो जिस चीज पर चर्चा वो कर रहे हैं वो अजीत पवार को भी मान्य होगा, क्योंकि उस वक्त अजीत पवार ज्यादा पावर में होंगे, उनके पास ज्यादा एमएलए होंगे। तो ये खैर अभी समय बताएगा क्या क्या इसमें आगे होगा, लेकिन फिलहाल इंतजार सिर्फ हमें फैसले का ही करना है कि किस तरफ फैसला आता है, उसके बाद अपने आप तय हो जाएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल अरुण जी, एक अहम जानकारी ये भी आ रही है कि उद्धव गुट के विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, बयानबाजियां लगातार चल रही हैं और फैसले की घड़ी एकदम नजदीक है, फिर भी अभी ना पहुंचना, क्या समझें इसे? देखिए, अभी ये तो सवाल, इसका आंसर तो उद्धव ठाकरे ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ जरूर रहेंगे। फिलहाल वो कहां पर है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बाहर निकले, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं। जितेंद्र जी, देखिए, इसमें भी जो है टेक्निकल कुछ चीज़ें होती हैं। जब सदन में बहुमत हासिल करना हो तो राजनीतिक दल जो है कुछ विधायकों का इस तरह से सेटिंग करती हैं कि वो सदन में आए ही नहीं, वो सदन में उपस्थित हो ही नहीं, या अगर सदन में आए तो जो है वो बायकॉट कर जाएं किसी मुद्दे को आधार बना करके, या फिर वोटिंग से पहले ही जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर जाएं। तो हो सकता है कि जो प्लान बी के तहत जो है कुछ शिवसेना के उद्धव ठाकरे के कुछ विधायकों के साथ ऐसी कुछ सेटिंग की गई हो शिंदे के गुट के द्वारा, या फिर जो है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, या बीजेपी के द्वारा, जो प्लान बी के तहत जो है ऐसा करने की कुछ रणनीति इनकी बनी हो कि वो सदन के अंदर न आए। इससे क्या होगा, सदन के अंदर जो है सदस्यों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी, और उस 16 को हटाने के बाद भी जो विधायक जो बचेंगे उसके आधार पर फैसला हो जाएगा, और तब भी जो है 2/3 का बहुमत सरकार के पास जो है बच जाएगा, और आसानी से सरकार जो है अपनी सत्ता को बचाने में वो सफल हो जाएगी। हो सकता है कि इस अरुण जी, क्या लगता है कि ये संभावना हो सकती है उनके हाउस तक ना पहुंचने की? अरुण जी, लगेगा आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ना कि जाकर वहां पर फ्लोर टेस्ट दे, आज तो वैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ रहे वो लोग, ये तो वो लोग ही बताएंगे। आज विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नार्वेकर जी अपना फैसला सुनाएंगे, और उसके बाद जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां सामने आएंगी। फ्लोर टेस्ट भी होना है फ्यूचर में, तो वो आज नहीं होगा। जी नगेंद्र, अभी तक ना पहुंचना विधायकों का उद्धव गुट के, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति है उद्धव की तरफ से या फिर शिंदे गुट की तरफ से? देखिए, इसमें अगर कोई राजनीति है भी तो वो उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से हो सकती है, क्योंकि आज जैसा कि अभी अरुण जी भी कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना है, आज सिर्फ जो विधायकों की योग्यता पर फैसला है वो आना है, उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर आगे होगा। यदि फ्लोर टेस्ट भी तब होगा जब विपक्ष उसकी डिमांड करेगा, क्योंकि यदि जो 16 विधायक हैं वो अयोग्य भी हो जाते हैं तब भी सरकार बहुमत में है, और उसके बाद यदि फ्लोर टेस्ट के लिए विपक्ष डिमांड करता है उसके बाद वो हो सकता है, और उसमें अजीत पवार गुट की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है यदि ऐसा होता है तो। बिल्कुल। जितेंद्र जी, क्या उद्धव गुट की कोई राजनीति इसमें हो सकती है? देखिए, इसमें राजनीति ज़्यादा जो है हमें लीगल पॉलिटिक्स इसमें ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि वो कोई ऐसा आधार बनाए कि उनके पास कोई सूचना नहीं थी, या स्पीकर की तरफ से उनको बुलाया नहीं गया था, या वो कोई हवाला दें कि हमारे पास कुछ ऐसा पार्टी का कुछ अर्जेंट था, या कुछ भी मतलब कुछ पर्सनल रीजन अपना दें कि इस वजह से जो है हम वहाँ पे मतलब नहीं उपस्थित हो पाए, इसलिए हमको दोबारा से मौका मिलना चाहिए, हमें दोबारा से बुलाना चाहिए। हाँ अरुण जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। राणा जी, पूरे देश को ये मालूम है कि आज इस बात का फैसला होने वाला है, और ये बात अगर उद्धव गट के आमदारों को, विधायकों को अगर मालूम नहीं होगा
तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात होगी। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या ये लेट होने के चक्कर लेकिन में वो बचाव में तो अपना कुछ भी तरीका अपना सकते हैं ना, कुछ भी मतलब हवाला दे सकते हैं कि पार्टी की तरफ से उनको कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था, या पार्टी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली थी उन्हें, या स्पीकर की तरफ से उनको कोई सूचना नहीं मिली थी, या कोई उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए दोबारा से उनको मौका दिया जाए, दोबारा से सदन को बुलाया जाए, या दोबारा से इस तरीके के जो स्पीकर कुछ जो है निर्णय ले। हो सकता है कुछ इस तरीके के कुछ टेक्निकल अपने जो है टैक्टिक्स लगा रहे हों जिससे जो है वो बचा जा सके, ये भी तो हो सकता है। जी अरुण जी जवाब देखिए राणा जी धन्यवाद, मेरा एक दूसरा इंटरव्यू शुरू होता है। ठीक है, नहीं लेकिन एक ये जवाब दे जाइए कि क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि स्पीकर की तरफ से उन्हें जानकारी ना दी गई हो? नहीं, पूरा मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, पूरा भारत और पूरा महाराष्ट्र ये जान रहे हैं कि आज 4 बजे के बाद से स्पीकर राहुल नार्वेकर जी जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे, एक एक बात के ऊपर वो अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। तो ये शायद उन्होंने ये तो कल से ही मान ली है ये बात कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने उस वजह से शायद आना पसंद नहीं किया होगा। लेकिन हमने हमारा जो निर्णय था आपको शुरू में ही बताया कि स्पीकर जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो हमारे फेवर में हो या हमारे खिलाफ हो, हम उनका स्वागत करेंगे। और हम पूरे आमदार हमारे यहाँ पर एकत्रित है और फैसला क्या हो रहा है वो सुन रहे हैं, तो वो भी शायद अपने अपने घरों में बैठ के देखते रहेंगे। धन्यवाद जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। जितेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए एक नाथ शिंदे भी या फिर शिंदे गुट के तमाम लोग भी और अभी अरुण जी भी जिस तरह से आश्वासित नजर आ रहे हैं, ये बहुत कुछ कह रही हैं बातें अपने आप में। बिल्कुल राजी, चूंकि जिस प्रकार से बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, खुद जो है वो एक नाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार जो है वो बनी रहेगी। अगर वो डिसक्वालीफाई भी अगर हो जाते हैं एक नाथ शिंदे, तब भी जो है उनको वापसी की जो है ऑप्शन उनके पास जो है वो मौजूद है। इसके अलावा शिवसेना के विधायकों का सदन में अब तक नहीं पहुंच पाना, शरद पवार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा जो है न होना, अजीत पवार का जो है बहुत साइलेंट होना, ये तमाम कुछ ऐसे संकेत हैं जो जाहिर करते हैं कि फिलहाल जो है इसमें चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे अजीत पवार की बात हो, या फिर जो है अन्य जो या फिर कांग्रेस की हो, उसमें किसी की कोई खास अब रुचि जो है चूंकि दिख नहीं रही है। और उनको भी लगता है कि सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा अभी ऐसा कुछ खतरा नहीं है। और अगर रही बात कुछ विधायकों के जो है योग्य या अयोग्य को लेकर के, तो उसके बाद भी जो है सरकार नहीं गिरने वाली है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चूंकि अब वो सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार जो है रीस्टोर भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पिछला जो फैसला हुआ था सरकार को के गिरने को लेकर के, या उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने और फिर जो है शिवसेना के टूटने को लेकर के, तो खुद जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चूंकि आप शिवसेना के जो प्रमुख उद्धव ठाकरे थे उनको आप रिजाइन कर चुके थे, और रिजाइन करने के बाद से हम आपके गवर्नमेंट को रीस्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिजाइन नहीं किए होते तो हम फिर जो है राज्यपाल के जो फैसले जो थे उसके ऊपर हम विचार कर सकते थे, और तब हम ये कह सकते थे कि राज्यपाल ने जो डिसीजन लिया वो गलत था। और हमारे पास चूंकि राज्यपाल के फैसले के पलटने के अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है राज्यपाल अगर कोई फैसले अगर लेते हैं किसी सरकार को बर्खास्त करने या सरकार के को बनाने की अनुमति देने या फिर जो है नहीं देने को लेकर के, तो उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने और राज्यपाल के फैसले को पलटने का पूरा अधिकार होता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जो सुनवाई हुई थी उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि आपके गवर्नमेंट को रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है, चूंकि आप पहले से रिजाइन कर चुके हैं। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि शिवसेना के पास भी अब इस सत्ता में या इस सरकार में दोबारा से, खासकर जो है इस असेंबली इलेक्शन में जो भी विधायक चुने गए हैं उनके मार्फत जो सत्ता में वापसी करना या सरकार बना पाना पॉसिबल नहीं है। शायद इसलिए ज़्यादा मायूसी जो है वो देखी जा रही है। और अगर बीजेपी
फिर से जो है विश्वास मत अगर हासिल कर लेती है, विधायक अगर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको अगर सही मानता है, तो बीजेपी के लिए जो है एक बड़ी जीत होगी। और इसका आधार कहीं ना कहीं बीजेपी जो आगामी जो चुनाव है उसमें भी उसको आधार बनाएगी कि हमने जो सरकार जो बनाए, हमने जो है जो उनके विधायकों को शामिल किया वो सही था, और विधायकों का ही ये फैसला था, इसमें कभी किसी प्रकार की कोई जो है वो गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्य जो है वो नहीं किए गए। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि 4:30 बजे का समय दिया हुआ था और अब लगभग 10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि आखिर डिले का कारण क्या है? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि 4 बजे के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है। और जैसा कि अभी खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के जो एमएलए हैं वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, तो हो सकता है अभी उनका वेट किया जा रहा हो, इसलिए जो सुनवाई है वो डिले हो रही हो। लेकिन जिस तरह से जो उद्धव ठाकरे गुट के एमएलए हैं वो नहीं जा रहे हैं, उसका एक मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे गुट के आ रहे हैं वो विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं विधानसभा स्पीकर की, कि वो जज होने की भूमिका में अभियुक्तों से लगातार मिल रहे हैं। जो 2 बार की मुलाकात अब तक एकनाथ शिंदे की हुई है उसको लेकर, तो वो ये हो सकता है कि बाद में वो ये दिखाएं, यदि डिसीजन शिंदे गुट के समर्थन में आता है तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह बयान बाद में आ सकता है कि उनको पहले से ही पता था कि मैच फिक्स था, और इसीलिए वो बार बार मैच फिक्सिंग की बातें कर रहे हैं। तो यदि शिंदे गुट के समर्थन में आता है तो वो इस चीज को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनको पहले से ही पता था कि मैच फिक्स था, इसीलिए उन्होंने अपने एमएलए को, जो उनके एमएलए हैं, उनको विधानसभा नहीं भेजा। बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो ये उद्धव गुट के पास भी क्या रास्ता बचता है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाए? बिल्कुल, उद्धव गुट के पास ये जो है पूरा अधिकार है संविधान के तहत कि जो स्पीकर फैसले लेते हैं उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है दोबारा से उसको चुनौती दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ही उसको टेस्ट करेगा जो है जो स्पीकर के जो डिसीजन होंगे उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उद्धव गुट अगर संतुष्ट नहीं होता है तो दोबारा से जो है एक पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकता है और ये मांग कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर से विचार करे और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल्स एक्ट और दल बदल कानून, ये दोनों के तहत जो है इसके संवैधानिक पीठ में जो है सुनाई हो, या डबल बेंच या ट्रिपल बेंच या संविधान पीठ को इस मामले को भेजा जाए, तो उस वहाँ पे भी इसकी सुनवाई जो है वो हो सकती है। इसलिए उनके पास जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना या सुनवाई की मांग करना, ये उनके पास अधिकार है और ये ऑप्शन है, लेकिन सरकार के अस्थिरता के ऊपर जो है वो कोई जो है अभी फिलहाल जो है ऐसी कोई स्थिति जो है नहीं दिख रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, अब ये भी सूचना निकलकर आ गई है कि 1200 पेज का ये फैसला होगा और जिसमें से केवल कुछ अहम बिंदु को ही राहुल नार्वेकर पढ़ेंगे। बिल्कुल, चूंकि देखिए क्या है कि जब भी किसी समिति की रिपोर्ट आती है या स्पीकर को कोई जो है वो एक कोई बड़ा फैसला लेता हो तो पेपर लेड ऑन द टेबल कर दिया जाता है, यानी कि कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सदन पटल पे रख दिए जाते हैं और वहाँ से सभी सदस्यों के पास जो है वो विधानसभा सचिवालय के द्वारा उपलब्ध करवा दी जाती है और सभी उसको विस्तृत रूप से जो उसका स्टडी करते हैं। चूँकि स्पीकर को पता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो है डिसीजन देना है, जजमेंट उनका पूरा का पूरा तैयार हो चुका है, इसलिए पूरा जजमेंट पढ़ करके समय जाया करने के बजाय जो है वो अपना जो डिसीजन है वो दे दें और बाकी पेपर को जो है वो सदन पटल पर रख दें, जहाँ से सभी विधायकों को और सभी पार्टियों को आसानी से उपलब्ध हो सके। और चूंकि फैसला जो है अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी उस पूरे जो है पेपर को स्टडी करेगा कि आखिर किस आधार पे या किस ग्राउंड पे स्पीकर ने फैसले लिए हैं। क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट यही देखेगा कि किस ग्राउंड पे स्पीकर ने फैसले लिए हैं और किन किन जो है वो कानूनी पहलुओं को उन्होंने ध्यान में रख करके जो है अपना फैसला सुनाया है। बिल्कुल, अब एक और बयान सामने ये भी आ रहा है नागेंद्र कि अब नार्को टेस्ट की बात भी चलने लगी है कि वो देखना चाहते हैं, उद्धव गुट की तरफ से बयान आया कि स्पीकर का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो किसी दबाव में तो फैसला नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल के देखिए, जो इस तरह के बयान आ रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से, वो ये दर्शाते हैं कि वो पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर क्योंकि बीजेपी के हैं तो वो सरकार के फेवर में ही फैसला देंगे, जबकि बार बार स्पीकर की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो कानून और संविधान के मार्फत ही जो फैसला है वो सुनाएंगे। लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से इसी तरह के बयान आ रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो सरकार के फेवर में होगा और उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ होगा। तो एक तरीके से उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है, वो इसी तरह के बयान लगातार दे रहे हैं। चाहे आप संजय राउत की बात करें, आदित्य ठाकरे की बात करें, खुद उद्धव ठाकरे की बात करें, या फिर जो भी उद्धव ठाकरे गुट के लोग हैं उनकी तरफ से लगातार इसी तरह की बयानबाजी दी जा रही है, जो कि विधानसभा स्पीकर की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट की बात नहीं है, क्योंकि इसी जनवरी में 31 जनवरी उसमें भी तारीख दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनसीपी पर भी जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेना है, क्योंकि एनसीपी भी दो टुकड़े में बढ़ चुकी है। एक है अजीत पवार गुट और दूसरा शरद पवार गुट। तो इस पर भी सुनवाई इसी महीने में होनी है। तो इस पर लगातार शरद पवार की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। वो भी ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला दें विधानसभा अध्यक्ष, वो अपने पद की गरिमा और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के आधार पर दें। वो इस बात पर ना दे कि वो मौजूदा सरकार के एमएलए हैं और उस नाते वो स्पीकर हैं, वो इस आधार पर कोई फैसला ना ले। और देखिए के ये भी तय है, चाहे सिंधे गुट के खिलाफ फैसला आए या फिर उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ फैसला आए, दोनों ही इस को चैलेंज करने के लिए कोर्ट जाएंगे। अब चाहे वो हाई कोर्ट जाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन ये मामला फिर से कोर्ट में जाना तय है। लेकिन यदि खिलाफ आता है सरकार के या फिर एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ फैसला आता है तो सरकार में उथल पुथल जरूर होगी। बिल्कुल जितेंद्र जी, शिंदे गुट की तरफ से यह भी बयान आया कि असली शिवसेना हम ही हैं, हमने कोई संगठन नया नहीं बनाया है, इसीलिए चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह भी हम ही को अलॉट किया है और पार्टी भी, और जो ठाकरे गुट है वो कांग्रेस में विलय हो जाएगा। देखिए, एक तरीके से अगर संवैधानिक तौर पे या टेक्निकल तौर पे अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का बयान जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट जो है वो यही कहता है कि टोटल जो नंबर्स ऑफ ऑफिस बेयरर का 2/3 और टोटल इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, चाहे पार्टी के जो है वो सिंबल पे सांसद हों या फिर विधायक हो, उनकी जो संख्या अगर 2/3 अगर होती है तो वैसे स्थिति में उसी व्यक्ति की पार्टी मानी जाएगी। यानी जो विधायक और सांसद प्लस जो ऑफिस बेयरर मिल करके कहेंगे कि ये व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या हमें इस दल का समर्थन करना है, तो वही संवैधानिक तौर पे मान्य होगा। और इस मामले में कम से कम एकनाथ शिंदे जो है एक कानूनी जो है मामले में उन्होंने जो है एक तरीके से जीत हासिल कर ली है। और अब यही कारण है कि कम से कम जो है उद्धव ठाकरे का जो है वो अपना अलग नाम और अलग पहचान जो है वो बनाना पड़ा और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो एकनाथ शिंदे की जो है वो हो गई। और अब रही कि विधायकों को फैसले को लेकर के और जो चर्चा हो रही है कि मतलब स्पीकर की जो है नार्को टेस्ट करवाई जाए या वगैरह, तो उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सत्ताधारी जो दल का खासकर जो स्पीकर होता है वो अपने सरकार के विरुद्ध कभी भी कोई फैसला नहीं करता है कि जिससे उसके विधायक जो है वो अयोग्य घोषित हो जाए। शायद यही कारण है कि इसी हताशा निराशा में शिवसेना जो है कह रही है, चूंकि उसको लग रहा होगा कि अभी चूंकि तो स्पीकर भी उनके हैं, सरकार भी उनकी है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर के द्वारा जो है उन विधायकों को अयोग्य घोषित करना फिलहाल तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर वही विधायक जो 16 जो विधायक है जिनके
योग्यता या अयोग्यता के ऊपर जो फैसला होना है, फिर उस सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं, उन पार्टियों से भी सवाल खड़ा करते हैं, चूंकि हमने आपको बाहर से समर्थन दिया और आपने हमें डिस्क्वालीफाई करवा दिया, चूंकि उनके राजनीतिक करियर के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा हो जाता है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने तरफ से प्रयास यही करती हैं कि कम से कम जो है फ्लोर पे या स्पीकर के द्वारा जो है इस तरह के कोई फैसले न लिए जाएं, वो कानून और संविधान के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर पार्टी या विधायक अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उनका वहाँ पर सुनवाई अगर होता है और वहाँ पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो हम पार्टियां कम से कम ये कह पाती हैं कि देखिए जी, हमने तो आपको लाया, सरकार ने भी शामिल किया, हमने तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, कोर्ट ने ही ऐसा निर्णय ले लिया था, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। तो कम से कम इतनी उम्मीद तो जरूर जताई जा सकती है कि जो स्पीकर हैं वो इनको डिस्क्वालीफाई कम से कम नहीं करेंगे। और शायद यही कारण है कि शिवसेना जो है कभी नार्को टेस्ट कराने की बात करी है, उनके विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं और तमाम सारे पॉलिटिकल बयानबाजियां जो है अभी शुरू हो चुकी हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि ठाकरे गुट अब कांग्रेस में विलय हो जाएगा, तो क्या इसकी संभावनाएं नजर आती हैं? नहीं, इसकी संभावनाएं जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ठाकरे जो परिवार है वो हमेशा से ही महाराष्ट्र की सत्ता और महाराष्ट्र की राजनीति और पूरे महाराष्ट्र को अपनी एक पारिवारिक जागीर की तरह समझता है। और शुरू से ही बाल ठाकरे के समय से ही जो है ये बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई महाराष्ट्र का नेतृत्व करता है, अगर पूरे अगर खासकर जो है वो मराठा जो गुट है, अगर उसका कोई लीड करने वाला अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो शिवसेना ही है। और अगर मराठियों को कोई अधिकार दिलाने या उनके हक और हकूक़ को लिए लड़ने वाला अगर कोई महाराष्ट्र में अब तक कोई दल अगर रहा तो वो शिवसेना ही रहा है। इसलिए उनको लगता है कि भले पार्टी चली गई हो या पार्टी की पहचान चली गई हो, निशान चली गई हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति या सत्ता या खासकर जो मराठा जो वर्ग है उसके ऊपर शिवसेना का कब्जा आज भी है और वो उनके साथ है। इसलिए विलय वाली जैसी कोई स्थिति जो है फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। बिल्कुल नागेंद्र, बयानों का जो सिलसिला है वो एक के बाद एक आ रहा है और इसी के बीच शिंदे के बंगले पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है फैसले से पहले। बिल्कुल, देखिए ये एक सरकार की अपनी प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ाई जाए या क्या किया जाए, लेकिन जो फिलहाल गणित है इसमें दो चीज फंसी हुई है के एक तो ये कि यदि सिर्फ 16 विधायक जो पहले अलग हुए थे उन पर सुनवाई होती है तो वो 2/3 वाले मामले में फिट नहीं बैठती है। लेकिन यदि इस आधार पर फैसला लिया जाता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से पार्टी का नाम और सिंबल अभी शिंदे गुट के को मान्य किया हुआ है, तो उस आधार पर जरूर इसमें जो विधायक हैं शिंदे गुट के वो योग्य रह सकते हैं। लेकिन यदि 2/3 वाला मामला शुरू के जो 16 विधायक हैं उन पर किया जाता है तो उसमें वो फिट होते हुए नहीं दिख रहे। वहां जरूर ये लगता है कि शिंदे गुट के खिलाफ फैसला आ सकता है। बिल्कुल जितेंद्र जी, पूरी स्थिति को भी देखते हुए क्या कुछ नजर आता है, लास्ट कमेंट। और इसी के साथ क्योंकि और साथ में ये भी कि जो फैसले में जो देरी हो रही है इसके पीछे के क्या कुछ कारण अभी समझ में आ रहे हैं? देखिए, इसके देरी के पीछे जो है कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि जब सदन में प्रोसीडिंग जब शुरू होती है तो कई सारे उसमें जो है लीगल प्रोसीजर का जो है ध्यान रखा जाता है, जैसे कि सभी विधायक मौजूद हो गए हैं, विप की स्थिति सबको स्पष्ट कर दी गई है, जो भी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स है सबको इजीली जो है एक्सेस हो चुका है, या क्या कुछ जो है सदन के अंदर में होना है, जो सदन के जो कार्य मंत्री होते हैं उनके द्वारा सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। फिर उसके बाद से सीएम के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव होना है तो उसको भी हो जाए। तो ये सारा कुछ प्रक्रिया जो है वो चलता है और उसके बाद से फिर स्पीकर जो है वो अपना फैसला लेते हैं। अगर वोटिंग की बात अगर होती है तो फिर जो है वोटिंग कराई जाती है और फिर मत डिवीजन होता है। तो इसलिए इसमें कुछ लंबा वक्त जो है वो लग सकता है और अभी पूरी की पूरी जो है स्पष्ट स्थिति हमें लगता है कि शायद आज ना हो पाए, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसको डिसीजन देता, फिलहाल स्थिति वैसी नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आगे भी टल जाए। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी फैसला आने में कुछ ही देर बाकी है। अब फैसला क्या आता है ये देखना होगा कि सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में। लेकिन इतना तय है कि इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि चाहे जिस पक्ष के भी खिलाफ से होगा वही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक बार इस पूरे फैसले को जांचेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।